hypothesis about the difference between two population mean को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में about the population proportion and the difference between two population proportions। अच्छा, बिल्कुल सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट। अब ये क्वेश्चन तो वैसे ही खत्म हो गया कि हम लोगों ने कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, क्योंकि जब भी पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस की बात आती है तो हम लोग हमेशा उसके ऊपर जी टेस्ट अप्लाई करते हैं। अब सिर्फ फर्क क्या है कि जहां पर आप लोग पहले एक्स बार और म्यू यूज करते थे, वहां पर आप लोग यूज करोगे सैंपल प्रोपोर्शन माइनस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। सैंपल पहले आप लोग यूज करते थे सैंपल का मीन, सैंपल मीन अब रिप्लेस हो जाएगा सैंपल के प्रोपोर्शन के साथ, और पहले यूज करते थे पॉपुलेशन का मीन, अब वो म्यू रिप्लेस हो रहा है कैपिटल पी के साथ, एंड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। अच्छा, बस यहाँ पे याद रखना कि स्टैंडर्ड एरर फाइंड करने के लिए ना आप इससे पहले क्या करते थे, पी क्यू ओवर एन अंडर रो। इससे पहले आप लोग ये करते थे सैंपल प्रोपोर्शन, आप लोग यूज क्या करते थे पी क्यू ओवर एन होल अंडर। लेकिन अब आप ये देखें कि स्टैंडर्ड एरर फाइंड करने के लिए आपके पास बेसिकली फार्मूला क्या होता था, सिग्मा ओवर अंडर रूट। सिग्मा ना हो तो क्या यूज करते थे, एस ओवर अंडर रूट सैंपल का स्टैंडर्ड एविएशन। याद है आपको ये? तो भाई यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि जब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ना हो तो सैंपल प्रोपोर्शन यूज करेंगे। अब एस्टिमेशन में तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होता ही नहीं था, क्योंकि वो तो खुद एस्टिमेट करना था। तो सैंपल प्रोपोर्शन यूज करके हम लोग स्टैंडर्ड एरर फाइंड कर लेते थे। लेकिन जब आते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, तो उसमें तो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन मौजूद है हमारे पास। तो भाई जब सैंपल प्रोपोर्शन और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन दोनों मौजूद हों तो प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए? अगर आपके पास एस भी मौजूद हो और सिग्मा भी मौजूद हो और स्टैंडर्ड एरर आपने फाइंड करना हो, तो आप एस से करोगे या सिग्मा से करोगे? पॉपुलेशन के लिए पॉपुलेशन के पैरामीटर यूज करोगे। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही है कि अब जब हमारे पास पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन गिवन है तो स्टैंडर्ड एरर फाइंड करने के लिए सैंपल प्रोपोर्शन यूज नहीं करना, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन यूज करते हुए आपने ये स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, बाकी सारे मेथड्स तो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे इससे पहले हम लोग पढ़ते रहे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के, सिर्फ यहाँ पर हमने इसके टेस्ट स्टैटिस्टिक को देखना था। अब चलते हैं हम लोग जरा इसके क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ें जरा क्वेश्चन नंबर 11। Let X designates the defective part produced by an automatic machine from a randomly selected sample of 50 pairs. 10 are defective. तो डिफेक्टिव यूनिट्स का हमारे पास प्रोपोर्शन क्या बनेगा? डिफेक्टिव यूनिट्स का प्रोपोर्शन क्या बनेगा? डिफेक्टिव, अब ये सैंपल है स्मॉल पी, कितने डिफेक्टिव हैं? 10। कितने में से? 50 में से। तो स्मॉल पी की वैल्यू आ जाएगी 0.2। ऑलराइट, फिर देखें लेट P be the true proportions of all the parts that are defective. Test the hypothesis that। अब ये देखें, ये है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो इसके अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा? ऑलराइट, तो अब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन मिल नहीं गया। क्या है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन? 0.1, और सैंपल प्रोपोर्शन क्या है हमारे पास? 0.2। तो यहां पर जाकर जी टेस्ट अप्लाई करेंगे। ये देखें, ये आ गए हमारे पास हाइपोथेसिस फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, थर्ड स्टेप जी टेस्ट अप्लाई करेंगे, फोर्थ स्टेप इसकी वैल्यू -0.1। लेकिन जब अंडर रूट ऑफ, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 आज नहीं करना,
तो आज क्या करना है, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 डिवाइडेड बाय, और n की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 5। तो यहां से देखें z की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, z इज इक्वल टू 2.357। अच्छा, अब जब आप लोगों ने देखा इसका रिजेक्शन रीजन, तो कौन सा रिजेक्शन रीजन आएगा इसके लिए, हाँ जी, इसका रिजेक्शन रीजन कौन से वाला आएगा, टू टेल। कैसे पता चला, इज नॉट इक्वल टू की फॉर्म में। तो अगर इज नॉट इक्वल टू की फॉर्म में है तो 1% के लिए z की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 5, 6, 1%। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल हमारे पास हो जाएगा 49%, 99%। 99% का हाफ करेंगे तो 0.4950। टेबल में जैसे ही इसको जाके चेक किया 4950, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू बन रही है 2.58। अच्छा, अब देखें हमारे पास वैल्यू क्या है, यहां पर मैं हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू है वो क्या है, कौन सी जगह पर हम आएंगे, इधर। तो एच नॉट इज एक्सेप्ट, और एच नॉट क्या है, कि हम लोग कहेंगे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज 0.1, मीन्स दैट 10%। ओके, चले अब जरा मुझे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दें। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होना है, लेकिन थोड़ी सी ना समझदारी से, एक छोटा सा ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट को आप लोगों ने जरा हैंडल कर। चलो देखें जरा इसको, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, आप देखें, कहते हैं एन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी क्लेम दैट एट लीस्ट 85% ऑफ द पार्ट्स विच इट सप्लाइड कंफर्म्ड टू स्पेसिफिकेशंस। वो कहता है हम लोग अपने जितने भी ये पार्ट्स वगैरह, इलेक्ट्रिक पार्ट्स वगैरह हम लोग सप्लाई करते हैं ना अपने कस्टमर्स को, तो उसमें से एटलीस्ट 85%, मतलब 85% से ज्यादा ही स्पेसिफिकेशन को मीट कर जाते हैं, मतलब कि रिजेक्शन रेट कम है, ऑलराइट, एक्सेप्ट हो जाते हैं हमारे पास। अब यहां पर देखिए, कहता है हमने एक सैंपल लिया 400 का, और उनमें से 75 ऐसे थे जो स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे ट्विस्ट था, 85% जो पॉपुलेशन का गिवन है ना, वो स्पेसिफिकेशन को मीट करने के लिए है, जबकि ये जो 75 है ना, ये स्पेसिफिकेशन को मीट ना करने के लिए है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट। अब हमने एंड पे देखना था कि भाई स्पेसिफिकेशन को मीट करने के लिए टेस्टिंग करनी है या मीट ना करने के लिए टेस्टिंग करनी है। और इन्होंने कहा कैन वी एक्सेप्ट द कंपनीज क्लेम एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और कंपनी का क्लेम क्या है कि 80 एटलीस्ट 85% स्पेसिफिकेशन को मीट करेंगे। तो इसके लिए जो आप लोगों के हाइपोथेसिस बनने थे वो आना था एच नॉट। अब देखिए, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, एटलीस्ट के लिए कौन सा साइन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। 85% मतलब 0.85, तो इसका ऑल्टरनेटिव लेस देन 0.8। ये पहला स्टेप, अब ये क्लियर है। अच्छा, अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1%। अब देखो ऊपर भी 1% था, लेकिन हमने वैल्यू ली थी 2.58। इधर भी 1% है, लेकिन 2.58 नहीं लेंगे, क्योंकि ऊपर जो 1% था ना, वो टू टेल रिजेक्शन रीजन था।
जबकि यहां पर वन टेल रिजेक्शन रीजन है, और वो वन टेल रिजेक्शन रीजन हमारे पास कौन सी वन टेल होगी, लोअर साइड या अपर साइड, लेफ्ट साइड, लोअर साइड। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव लेस देन की फॉर्म है। अब सारे का सारा रिजेक्शन रीजन यहाँ पे मौजूद है, तो ये वाला एरिया तो फिर 49% हो गया, 0.4900। जब इसको जाके टेबल में चेक करेंगे तो -2.33 मेरे पास आंसर आ जाएगा, ये वैल्यू। ओके, अच्छा, अब जी टेस्ट अप्लाई किया, उसमें जो सैंपल का प्रोपोर्शन अब आपने लेना है ना, तो वो 75 डिवाइडेड बाय 400 नहीं करना। 400 में से स्पेसिफिकेशन को 75 मीट नहीं करते, तो करते कितना है, कितने ऐसे यूनिट हैं जो स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहे हैं, 325। तो जो आपने सैंपल प्रोपोर्शन लेना था वो आपके पास आना था 325 डिवाइडेड बाय 400, तो 0.8125 चेक करना, 8125 माइनस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 0.85 डिवाइडेड बाय होल अंडर रूट ऑफ 0.85 multiplied by 0.15 and divided by, अब सैंपल साइज क्या था हमारे पास, 400। अब देखें z की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, -2.1। हाँ, अच्छा, अब देखिए मेरे पास क्रिटिकल रीजन क्या था, -2.33, जबकि मेरे पास ये टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू क्या आ रही है, -2.1। कौन से एरिया में फॉल करेंगे, एक्सेप्टेंस रीजन। तो एच नॉट इज, और एच नॉट क्या था कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन एटलीस्ट 85% है। कंपनी का क्लेम क्या था, सेम यही। तो हम लोग कंपनी के क्लेम को एक्सेप्ट करते हैं कि कंपनी ने बिल्कुल सही बात की। ओके, क्लियर। अच्छा, अब आप लोग जरा क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। A coin is tossed 20 times resulting in 5 head। अब ये था आपका अपना एक एक्सपेरिमेंट, आपके अपना एक ट्रायल। आपने जब 20 टाइम्स एक कॉइन को टॉस किया ना, तो उसके ऊपर 5 टाइम्स आपके पास हेड आए। तो हेड के आने का प्रोपोर्शन 5/20 इज इक्वल टू 0.25, जिस सैंपल प्रोपोर्शन कहते हैं, इज दिस सफिशिएंट एविडेंस टू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस that the coin is balanced in favor of alternative that had occurs less than 50% of the times। अब यहां पे वो कहते हैं नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब बेसिकली जब हम लोग कॉइन्स को टॉस करते हैं ना, तो हेड या टेल के आने के चांसेस 50% होते हैं। ओके, उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो 50% होता है। अब वो यही कह रही हैं कि जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो हमारे पास लेस देन 0.5 है। अब ये लेस देन के साइन की वजह से ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के साथ आया, तो इसका नल हाइपोथेसिस क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। ओके, ये बात क्लियर। अच्छा, फिर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये सेकंड पॉइंट आ गया। जी टेस्ट अप्लाई करेंगे तो 0.25 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 0.5 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय सैंपल साइज कितना था, तो जी टेस्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, टेस्ट स्टैटिस्टिक इज
2 अच्छा, अब जब हम लोग रिजेक्शन रीजन की तरफ गए तो रिजेक्शन रीजन हमारे पास मिला लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड पर 5% मौजूद है। तो ये वाली जो वैल्यू है ना, जो टेबल में चेक करनी है, वो है 45%। तो इससे आपके पास वैल्यू आएगी -1 जबकि आपके पास क्या थी, तो फिर ये -2.24 चला जाएगा हमारे पास रिजेक्शन रीजन, क्रिटिकल रीजन में। तो H0 इज रिजेक्टेड। तो बेसिकली क्या, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज, मतलब ये जो उसने कहा था, हैड अकर्स लेस देन 50% ऑफ द टाइम्स, ये बात सच्ची हो गई। ओके, क्लियर। चले अब क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करें। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 15। A random sample of 200 workers was selected from a population and 140 workers were found to be skilled. अब skilled workers का proportion यहाँ से आ सकता है। कहते हैं the factory owner claimed that at least 80% workers were skilled in his, अब इसके लिए H0 HA पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, यहां से 80% का पता चला, लेकिन वर्ड साथ में क्या है, और उसका साइन होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे चला गया, लेस देन इधर आ गया। 5% level of significance, is it possible to reject the claim of the factory owner? अब चलते हैं हम लोग सैंपल का प्रोपोर्शन। अब ये उसने स्किल्ड वर्कर्स के लिए कहा था, तो हम भी स्किल्ड वर्कर्स का प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे, डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 0.7। ओके, अब जब z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0.7 माइनस 0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू, ऑलराइट। अच्छा, अब लेस देन के साइन के साथ ऐसे ही 5% है, ऊपर भी 5% ही था, और वैल्यू आ रही थी हमारे पास -1 जबकि ये वैल्यू कितनी है, तो H0 इज, और ये रिजेक्ट क्या, कि हमारे पास जो स्किल्ड वर्कर्स, उसने क्लेम यही किया था ना कि एटलीस्ट 80% है, और हमने उसकी बात को रिजेक्ट कर दिया। उसने भी यही कहा था कि क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम उसको रिजेक्ट कर सकें, तो हमने रिजेक्ट कर दिया कि वो जो फैक्ट्री ओनर्स का क्लेम है वो गलत है। मतलब उसके पास स्किल्ड वर्कर्स 80% से ज्यादा नहीं है, थोड़े। ओके, अच्छा, अब आई होप कि आप लोगों को टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन समझ आ गया है। तो लास्ट टेस्टिंग है हमारे पास, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अब यहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही है, जहां पर x बार माइनस एक्स बार 2 करते थे, अब यहां पे क्या करोगे, P1 माइनस P2। अच्छा, उसके बाद जो है ना, जहां पहले आप लोग μ1 माइनस μ2 करते थे, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 1 माइनस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 2, इसकी वैल्यू वंस अगेन 0 है। ओके, जैसे μ1 माइनस μ2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू भी 0 है। तो अब आपको पॉपुलेशन प्रोपोर्शन गिवन नहीं होगा, तो जब गिवन नहीं होगा तो स्टैंडर्ड एरर में यूज भी नहीं हो सकता। तो अब दोबारा से स्टैंडर्ड एरर में सैंपल का प्रोपोर्शन गिवन है तो वही यूज करोगे, P1 Q1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस P2 Q2 डिवाइडेड बाय N2 एंड होल अंडर रूट, ये स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला हो जाएगा। बाकी सारा मेथड बिल्कुल सेम सेम है, और कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पर यही है जो हाइपोथेसिस बनाएंगे कि P1 इज इक्वल टू P2 एंड P1 इज नॉट इक्वल टू P2, तो उस हवाले से P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऑलराइट, अच्छा, अब फार्मूला देख लिया आप लोगों ने। चले अब आ जाए जरा क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करें। खुद से जरा देखें क्वेश्चन नंबर 13।
अब यहाँ पर अगर आप देखें क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, ये आपको मिलेगा मेल्स का प्रोपोर्शन और ये आपको मिलेगा फीमेल्स का प्रोपोर्शन। मेल्स के प्रोपोर्शन को P1 और वो वैल्यू है 0.31। फीमेल्स के प्रोपोर्शन को P2 0.24। तो Z की वैल्यू आपके पास बनेगी 0.31 माइनस 0. अब माइनस वो जीरो करने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर में गए, अंडर रूट ऑफ P1 0.31, तो Q की वैल्यू इसके लिए क्या होगी, और इसका सैंपल साइज 100 प्लस P2 0.24 हो तो इसके लिए Q की वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। ओके, एंड द वैल्यू इज 1.11। अब ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अब जो हमारे पास था 5% level of significance, proportion of teen in population afflicted with this blessed order is significantly greater than the proportion of women। तो इसके लिए जो आप लोगों के पास हाइपोथेसिस बनने थे वो थे कुछ इस तरह से कि P1 और P1 डिनोट कर रहा है मेंस के प्रोपोर्शन को, और यहां से आ गया P2। अब देखिए साइन कौन सा यूज किया उसने, ग्रेटर देन का साइन इसके साथ है, तो फिर नल क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर देन है तो रिजेक्शन रीजन कौन सी साइड पर पाया जाएगा, राइट, और राइट साइड पे ही सारा 5% मौजूद है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 पॉइंट, राइट साइड 1.96 नहीं होगी, 45% चेक करो, वन साइडेड, ठीक है 1.65। अच्छा 1.65, हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, ये 1.11 इधर होगा, एच नॉट इज, तो मतलब उसने क्या कहा था कि मेंस का जो हमारे पास प्रोपोर्शन है वो ग्रेटर देन द प्रोपोर्शन ऑफ वेमेन, नहीं, मेंस का जो प्रोपोर्शन है वो लेस देन इक्वल टू वेमेन्स प्रोपोर्शन, एच नॉट इज एक्सेप्ट। ऑलराइट, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्लियर। अब इसमें ना ये एक छोटा सा है एमसीक्यूज टाइप, कि लाजमी बात है टेस्टिंग करते हुए हम लोगों से एरर्स होने हैं, तो उस एरर्स की ना टाइप है, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। वो एरर क्या हो सकते हैं, देखो भाई, आप देखिए कि मिस्टेक तो कहीं पर भी हो सकती है ना, लेकिन यहाँ पर एरर क्या हो सकता है कि एच नॉट को एक्सेप्ट करना था और एक्सेप्ट ही कर लिया, तो ये तो एरर ना हुआ, ये तो हमारा गुड डिसीजन है। रिजेक्ट करना था, रिजेक्ट ही कर दिया, तब ये हमारा गुड डिसीजन है। लेकिन एच नॉट एक्सेप्ट करना था और हमने रिजेक्ट कर दी, एच नॉट बेसिकली एक्सेप्ट होना था लेकिन हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, गलती तो हो गई, लेकिन इस गलती को क्या नाम दें, उसके लिए कहता है कि आपने अगर रिजेक्ट किया एच नॉट, रिजेक्शन ऑफ एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू, मतलब बेसिकली उसको एक्सेप्ट होना था और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया एच नॉट को, तो आपने टाइप 1 एरर किया है। ऑलराइट, दूसरा क्या है टाइप 2 एरर, इसका उलट, कि आपने एक्सेप्ट कर दिया एच नॉट जबकि गलत है, गलत करना था, रिजेक्ट करना था, और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, गलती तो तब भी हो गई है, लेकिन अब इस गलती को क्या नाम देंगे, टाइप 2 एरर। तो ये बस बस बात बस याद रखना कि एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड टाइप 1 एरर, एंड रिजेक्शन ऑफ, सॉरी,
मैंने क्या कहा था? अच्छा, सुनो फिर से। रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड टाइप 1 एरर, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज अनट्रू फॉल्स, मतलब रिजेक्ट होना चाहिए था, आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये टाइप 2 है। अच्छा, इसकी आपको एक एग्जांपल दूं कि भाई एक प्लेयर है और बहुत अच्छा प्लेयर है, टीम का हिस्सा बनना चाहिए था और नहीं बनाया गया, यानी टाइप 1 एरर, कि एक अच्छे प्लेयर को टीम का हिस्सा होना चाहिए था लेकिन आपने उसको टीम का हिस्सा नहीं बनाया। ये जो आपने मिस्टेक किया ना, ये टाइप 1 एरर आपने किया। फिर दूसरी मिस्टेक आपने क्या की कि एक लो एवरेज प्लेयर जिसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी, उसको टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, जबकि आपने उसको टीम में शामिल कर दिया। ये हमने टाइप 2 एरर। ओके, हो गई बात? बात क्लियर? गुड। अच्छा, इस तरह से आपसे कोई एमसीक्यू एक आध पूछा जा सकता है, तो आई होप कि आप उसको इजीली आंसर कर दें। एनी क्वेश्चन? अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि इससे रेलिवेंट ये जो हमारे पास हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर के, थोड़े से ही हैं, जस्ट 40 एमसीक्यूज। ये आप लोगों ने ट्राई करने हैं, पहले स्टडी टेस्ट को कंप्लीट कर लिया करें, उसके बाद मेरी बुक की तरफ चला करें, ठीक है? ताकि हम लोग इसको भी जरा डिस्कस कर लें, मेरी बुक वाले इजीली हो जाएंगे आप लोगों से। अच्छा, वैसे जरा हम लोग ट्राई करते जाते हैं और आप पीछे जरा आंसर भी देखते रहिएगा कि कहीं कोई एरर वगैरह ना हो इधर भी। अच्छा, पहला क्वेश्चन हम लोग जरा यहाँ पे इसकी डिस्कशन कर लेते हैं साथ साथ ही, इधर ही ये वाली असाइनमेंट तो इधर ही हो जाएगी, घर में बैठ के फिर मेरी बुक में से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। देखिए, जैसे 14.1, the simplest form of inferential statistics which uses known sample evidence, मतलब statistic, to draw conclusion regarding unknown population characteristics parameter is known as, अब देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। तो देखो, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक को इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक तो क्या नहीं कह सकते ना, ये कहते हैं विच वी यूज, मतलब स्टैटिस्टिक को यूज करते हैं कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए रिगार्डिंग अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर इज नोन एज एस्टिमेशन या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। एस्टिमेशन, टेस्टिंग में हम लोगों ने टेस्ट करना होता है एस्टिमेटेड वैल्यू को कि वो ठीक है या गलत है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगी, अगर हमने उसकी वैल्यू को डिटरमिन करना है तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास, एस्टिमेशन। A numerical value assigned to unknown population parameter। तो देखो, इसके लिए हम लोगों ने क्या कहा था कि ये हमारे पास क्या कहलाती है, जो अच्छा, यहां पर वैसे उसने कह ही दिया, हाँ भैया पे होता ना अननोन पॉपुलेशन, तो कुछ भी इस तरह से, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर। लेकिन पॉपुलेशन पैरामीटर किसकी मदद से डिटरमिन हो सकता है, सैंपल स्टैटिस्टिक की मदद से। ओके, ये पैरामीटर ही है ना। अच्छा, वो जो हम लोगों ने पढ़ा था अपने पास, एस्टिमेट एंड एस्टिमेटर, याद आया कि वो जो हम लोग वो वैल्यू एस्टिमेशन के थ्रू जो वैल्यू डिटरमिन करते हैं ना, उसे कहा जाता है एस्टिमेट, और जिसकी मदद से डिटरमिन करते हैं उसको कहा जाता है एस्टिमेटर। तो वो कहते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर की जो अननोन वैल्यू आप लोगों ने फाइंड की है, उस वैल्यू को क्या कहना है, तो उस वैल्यू को कहा जाता है एस्टिमेट। ओके। अच्छा, द थर्ड वन इज statistic is referred to as dash of the unknown parameter। तो अननोन पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए स्टैटिस्टिक ने हेल्प करनी होती है, मतलब फार्मूला तो इसका यूज होता है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्टिमेटर। ऑलराइट,
और ये चीजें हम लोगों ने ऐसी पढ़ी थी एस्टिमेशन के अंदर थी। अब हालांकि ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का चैप्टर था, टेस्टिंग की भी कोई बात नहीं कर रहा, एस्टिमेशन के सारे एमसीक्यूज उठाकर यहाँ पे दे दिए। Single numerical quantity used to estimate the population parameter is, अच्छा अब देखो सिंगल न्यूमेरिकल क्वांटिटी, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या कहा था, इसको क्या कहना है हमने, पॉइंट एस्टिमेट। ओके, अच्छा, if it is desirable to determine an interval within which one would expect to find the value of parameters such as interval is called point estimate, नहीं हो सकता, इंटरवल एस्टिमेट, अनबायस्ड एस्टिमेट, तो ये इंटरवल की बात हो गई तो इंटरवल एस्टिमेट। 14.6 procedure of establishing a set of rules that lead to acceptance or rejection of some kind of statements about population parameter is called, हाँ जी, इसे क्या क्या, अच्छा, अब ये जब उसने कहा है ना कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है हम लोगों ने पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को, तो ये सारा काम एस्टिमेशन में नहीं होता, ये सारा काम हम लोग क्या करते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर। हाइपोथेसिस अगेंस्ट व्हिच वी होप टू गैदर एविडेंस इज कॉल्ड, हाँ जी, किसके अगेंस्ट हम लोगों ने एविडेंस गैदर करने होते हैं। अब देखो यहां पर कहते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, कंपोजिशन ऑफ हाइपोथेसिस, ऐसी कोई बात नहीं है, तो नल हाइपोथेसिस ही था जिसके अगेंस्ट हम लोगों ने एक्सेप्टेंस दी जाए। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस मतलब नल एंड ऑल्टरनेटिव दोनों के बारे में एविडेंस कलेक्ट करेंगे, तो यहां पर स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। अच्छा, नल के लिए आप लोगों ने देखा था कि इसकी टेस्टिंग हम लोग करते हैं, लेकिन क्या कंसीडर करके कि पॉसिबल रिजेक्शन, कि इवन कि हमारी अजम्पशन यही होती है कि ये ठीक है, लेकिन हम लोगों ने इसकी टेस्टिंग करनी होती है के रिजेक्शन की तरफ हम लोग इसको लेकर जाए, तो उसके लिए ना न ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ने भी इक्वल हमारा साथ देना होता है। तो जो इंफॉर्मेशन गैदर की जाएगी वो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस फॉर विच वी विश टू गैदर सपोर्टिंग एविडेंस इज कॉल्ड। अब नल के लिए सपोर्टिंग एविडेंस कौन आएगा हमारे पास, ऑल्टरनेटिव है। रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू is called type 1 error. Acceptance of null hypothesis when it is untrue is called type 2 error. अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था। अच्छा फिर देखो, अच्छा ये जरा चेक करते रहना, कहते टू प्रूव दैट वन टीचिंग मेथड इज सुपीरियर टू अनदर, मतलब दो टीचर्स आ गए, दोनों ने सेम सब्जेक्ट पढ़ाए, और आपने अब उसमें से देखना है कि कौन ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो मतलब एक का टीचिंग मेथड दूसरे से सुपीरियर होगा। कहते हैं null hypothesis would be that there is no difference in the two methods is the stated hypothesis। अच्छा अब देखो that there is no evidence, sorry, no difference in the two method। अब देखो भाई अगर डिफरेंस आ गया, सो इक्वलिटी आ गई, तो फिर तो दोनों के मेथड में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, फिर तो सुपीरियरिटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। अच्छा इसने ये नहीं कहा कि वन इज सुपीरियर देन द अदर, कहते वन टीचिंग मेथड इज सुपीरियर टू एन अदर, मतलब कोई सा भी है, तो मतलब अगर इज नॉट इक्वल टू की तरफ जाएंगे तो ऐसा नहीं है जैसे वन इज सुपीरियर एंड द अदर इज इंफीरियर, हाँ, इक्वलिटी पे रहे तो दोनों सेम सेम, तो ये हमारे पास आएगा आंसर स्टेटेड हाइपोथेसिस। हाँ जी करेक्ट है, बिल्कुल सही बना, मतलब ये ग्रेटर देन के साइन के साथ नहीं आएगा, ये इक्वल टू और इज नॉट इक्वल टू के साइन के साथ हमारे पास आएगा। 12.12 function obtained from sample data which provides the means of testing a statistical hypothesis is called functions obtained from sample data which proves
प्रोवाइड्स द मीन्स ऑफ टेस्टिंग, तो इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक। एरिया स्पेसिफाइड फॉर द वैल्यूज व्हिच आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम नल हाइपोथेसिस वैल्यू इज कॉल्ड, तो उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, which are significantly different from null hypothesis, तो इस रीजन को हम लोग कहते हैं रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन। H नॉट है हमारे पास, स्टूडेंट ए एंड बी आर इक्वली इन एबिलिटी, the given hypothesis was rejected and the conclusion was drawn that the student A is more capable than student B. In the coming year, it was found that the conclusion drawn was incorrect and there was no difference in their capabilities. The type of error was committed by the statisticians was, अच्छा अब देखो यहाँ पर हुआ क्या था, हमने कहा था कि ए एंड बी आर इक्वल इन एबिलिटी, और क्या डिसीजन कहते हैं गिवन हाइपोथेसिस वाज रिजेक्टेड एंड द कंक्लूजन वाज ड्रॉन दैट, उस टाइम पे हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जो स्टूडेंट ये है ना वो मोर कैपेबल है एज compared to student B in their capabilities, मतलब स्टूडेंट ए और बी दोनों सेम थे, जबकि आपने क्या किया स्टूडेंट ए को की कैपेबिलिटी को ज्यादा कर दिया कि ये मोर कैपेबल है एज कंपेयर टू स्टूडेंट बी, तो आपने कौन सा एरर किया। तो इस किस्म की सिचुएशंस देखकर भी आपसे टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर पूछा जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे आपने एक किस्म का रिजेक्ट कर दिया उस बच्चे को, इवन इट वाज ट्रू, देखो नल हाइपोथेसिस क्या था, नल हाइपोथेसिस को देखो, नल हाइपोथेसिस ट्रू था लेकिन आपने उसको रिजेक्ट किया था उस टाइम पर, जबकि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। तो रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड टाइप 1, तो टाइप 1 एरर आपने किया। गॉट इट। अच्छा सेम इधर आए 15 पे, कहते हैं इफ n इज लार्जर, जैसी का ग्रेटर देन 30, तो पता चल गया कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा। ओके अब देखो क्या कहता है, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन इज अननोन स्टैटिस्टिक्स फॉर टेस्टिंग मीन्स ऑफ पॉपुलेशन मस्ट बी, भाई जैसे ही सैंपल साइज ग्रेटर हुआ जी टेस्ट अप्लाई होगा, अब चाहे सिग्मा गिवन है या नहीं किया। हाँ अगर यहाँ पे कहता ना एनी लेस देन 30, मैं जी टेस्ट क्यों ना देखता, मैं आगे उसकी बात सुनता कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन के बारे में क्या बात कहता है कि नोन है या अननोन है, अननोन होता तो फिर टी टेस्ट, नोन होता तो फिर दोबारा से जी टेस्ट। जी इफ n is large, the variance of population unknown, then the test statistic for testing mean of population must be z test है। नहीं नहीं जी टेस्ट लार्ज सैंपल साइज के लिए जी टेस्ट अप्लाई होता है, स्मॉलर के लिए टी टेस्ट होता है। हाँ अब जैसे यहाँ पे आया कहते हैं टी टेस्ट, ओके अब लेकिन अब यहां पर एन लेस देन 30 तो मैं जल्दी से टी टेस्ट को क्लिक नहीं करूंगा, आगे देखूंगा कहते हैं वेरियंस ऑफ पॉपुलेशन इज, तो टी टेस्ट तो नहीं आएगा। अब चेक सही से किए थे ऑप्शन 15 16, अच्छा देन द टेस्ट ऑफ, अच्छा फिर देखो while testing the hypothesis about population mean t test is only selected if, भाई इस ऑप्शन को जल्दी से टिक ना कर देना, आपने साथ में पहली चीज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, और सिग्मा इज अननोन तब भी नहीं करना, क्योंकि सिग्मा अगर अननोन और एन लार्जर हो तब भी जी टेस्ट अप्लाई हो जाता है, तो हम उसे कहेंगे कि सिग्मा भी अननोन हो और एन भी लेस देन 30 हो तब टी टेस्ट अप्लाई किया जाता है, दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए। ऑलराइट, while testing the hypothesis about population mean if variance of population is known, जब given है तो हर हाल में z टेस्ट अप्लाई हो जाता है।
टी टेस्ट का तो फिर कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। ओके। अच्छा, while testing hypothesis about population mean if variance of population is unknown, तो फिर sample size देखा जाएगा। Then the selection of test statistics depend on size of sample। फिर sample size देखा जाता है जब सिग्मा unknown। नेक्स्ट, while testing the hypothesis about population mean if size of sample is larger than 30 then the selection of test depends upon। जब larger than 30 हो तो किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऑलराइट, तो फिर हमेशा जी टेस्ट अप्लाई होता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग। ओके। कहते हैं टायर मैन्युफैक्चरर क्लेम दैट, अच्छा ये आपने बताना है, टायर्स प्रोड्यूस्ड बाय देम हैव अ मीन लाइफ ऑफ 25,000। अब देखो हर किसी के साथ 25,000 यूज, ये बात तो सही आ गई। अब हमने इसमें देखना है कि भाई कौन सा हाइपोथेसिस हमने ठीक करना है। भाई इसको तो देखते ही गलत कर दो। क्यों? ऑल्टरनेटिव के साथ इक्विलिटी है और ऐसा नहीं होता। ये तो देखते ही गलत हो गया। फिर देखो क्या चीज देखनी है, कंस्ट्रक्ट एप्रोप्रिएट नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अच्छा ये क्या था, क्लेम क्या था? अच्छा वो कहते हैं हैव अ मीन लाइफ ऑफ 25, तो इक्वल टू एंड इज नॉट इक्वल टू, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा अब इसको भी देखते ही गलत कर दो, क्यों? इक्वलिटी नहीं है। इसको देखते गलत कर दो, क्यों? दोनों सेम साइन के साथ हैं। ये इस तरह से सॉल्व। ओके। अच्छा इसी तरह स्कूल क्लेम दैट देयर स्टूडेंट्स हैव अ पासिंग रेशियो ऑफ 75%। पासिंग रेशियो ऑफ 75%। अब देखो 75% हर किसी के साथ है, म्यू आ गया हमारे पास। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये लो। पासिंग रेट जब कहते हैं ना 75%, मतलब इससे ज्यादा ही है, इससे कम नहीं है, तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन। A gene manufacturer claims that only 2% of the production has defects। only 2%, तो मतलब less than equal to 2% defects हैं। और फिर appropriate null and alternative hypothesis, देखो ये गलत साइन की वजह से, अब बाकी कोई नहीं गलत हो रहा। अच्छा जब उसने कहा ना इधर इज इक्वल तो नहीं है होता, ये कौन सा आएगा हमारे पास? लेस देन एंड ग्रेटर देन, बी ऑप्शन आएगा। Which of the following cannot be possible value of significance level? भाई significance level, level of significance, risk level। अच्छा देखो वैसे ना 95% भी इतना बड़ा रिस्क लेवल नहीं देखा जाता, जो जस्ट 5% कॉन्फिडेंस है मुझे अपने पढ़ाने पर, तो ये तो कोई बात ना हुई। मतलब एक डॉक्टर आपसे कहे आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, 5% उम्मीद है कि आपका पेशेंट बच जाएगा, आप उस डॉक्टर से इलाज करवाओगे। तो बेसिकली 95% भी नहीं कहा जाता, लेकिन ये पॉसिबल है। लेकिन रिस्क ही 1% पे रख दो, तो क्या ये पॉसिबल है? तो उसने कहा है कि कौन सा वैसे पॉसिबल नहीं है, तो 1% विच इज वन कैन नॉट बी पॉसिबल वैल्यू। कॉन्फिडेंस भी 100 प्लस पे नहीं जाता, 100 से बिलो ही रहेगा। वैसे तो 1% भी नहीं पॉसिबल। लेकिन दो दो ऑप्शन तो नहीं किए हुए उन्होंने, ठीक चेक नहीं कर रहे साथ साथ, एक एक ही है ना। तो 100 प्लस वाले तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे ना, लेकिन 1% भी, मतलब मुझे 1% चांसेस है, तो ये क्या बात हुई भाई? जी मैंने भी डी को ही टिक किया है, बेसिकली मैंने टिक किया है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके। व्हाट इज सम ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल सिग्निफिकेंट, इन दोनों का सम 100% के इक्वल होता है। P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 100%। अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल हमारे पास 95% है, देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा? कितना मुश्किल एमसीक्यूज है ना। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जी टेस्ट फॉलोइंग इफ सिग्निफिकेंस लेवल इज 5% फॉर अ वन टेल, तो वन टेल के लिए जी टेस्ट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है?
वन टेल के लिए 10%, हाँ जी 1.65। ओके। अच्छा, करेक्ट वैल्यू सी टेस्ट 5% और वो टू टेल हो, 5% है और टू टेल है तो 1 पॉइंट सही कहा है 96। क्रिटिकल वैल्यू बतानी है लेवल ऑफ 1% टू टेल, 1% टू टेल हो तो 2.33। किसका 1% और टू टेल है, हाँ ठीक है यार सॉरी, 1% है और टू टेल है तो हाफ हाफ परसेंट आ जाएंगे ना। तो 0.4950 को जब जाके चेक करेंगे तो वो 2.58 पर आएगा, 2.33 पर नहीं, ये 2% के लिए है 2.33। जी 1 टेल हो तो ये तो टू टेल था ना। अच्छा ये लो 1 टेल। अब 49% को देखेंगे तो वो कहाँ पे आएगा 2.33 पर। ओके। अच्छा, अब बाकी ये देखें, कहते परफॉर्म हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑन फॉलोइंग अ डाटा एंड कंक्लूड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अब क्लेम क्या है इज इक्वल टू इट, तो मतलब दूसरा इसका हाइपोथेसिस क्या बनेगा, इज नॉट इक्वल टू, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, जी टेस्ट ही अप्लाई करेंगे, सैंपल साइज आ गया, सैंपल मीन आ गया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, जी टेस्ट अप्लाई किया, सैंपल मीन 7.95 माइनस पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर के लिए 0.2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू टेस्ट एटलिसी की वैल्यू जी 1 पॉइंट। अच्छा, अब टू टेल है इज नॉट इक्वल टू की वजह से और वो 5%, यूं 5%, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 5% पर वैल्यू टू टेल 1.96, 96 है 5 है और यहाँ पर 1.96, मेरे पास वैल्यू क्या है यहाँ पर 96, इधर आऊंगा तो एच नॉट को एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं, ये एक्सेप्ट हो गया। ओके, इसी तरह से सेम ऐसा ही क्वेश्चन लेकिन सिर्फ फर्क क्या है 1%। तो जब 1% पे जाएंगे और ये टू टेल मेरे पास आ जाएगा तो 1% के लिए ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, तो ये वाली वैल्यू 1% टू टेल के लिए मेरे पास बनेगी 2.5, जबकि मेरे पास वैल्यू क्या है 1.75, तो भी एच नॉट इज एक्सेप्टेड। ऑलराइट। अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू बिल्कुल सेम सेम आएगी, क्या आ रही थी z इज इक्वल टू -1 लेकिन अब ये है लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में, तो जो रिजेक्शन रीजन हमारे पास बनेगा वो राइट साइड, जहां पर 1% है ये 49% है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.33। यहाँ पे वैल्यू क्या है, अच्छा ये ग्रेटर, ये लेस देन है वो ग्रेटर देन है, तो लाजमी बात है इधर वैल्यू होनी थी, तो हमारे पास एक्सेप्ट हो गया। क्लियर। लेकिन अगर यहां पर देखें तो अब 1% के मुताबिक अब जो रिजेक्शन रीजन हमारे पास बनना है वो लेफ्ट साइड पे बनना है, 1% के मुताबिक वैल्यू आ जाएगी -2 जबकि हमारे पास थी -1.75, तो अभी एच नॉट इज
देखें हर किसी के साथ ए ऑप्शन है। अच्छा, अब नेक्स्ट चले, अब यहाँ पे आके क्वेश्चन को उसने थोड़ा चेंज किया। आप लोग सॉल्व करो, टेस्ट स्टैटिस्टिक देखो, एक्सेप्ट रिजेक्ट, ऑप्शन बताएं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करें। अब यहाँ पर देखें ना, तो ये हाइपोथेसिस इज इक्वल टू की फॉर्म में, तो ऑल्टरनेटिव इज नॉट इक्वल टू की फॉर्म में, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो सैंपल साइज को देखा तो लेस देन 30। अब टी टेस्ट अप्लाई हो जाना है। टी इज इक्वल टू, अब ये सैंपल मीन 11.4 माइनस पॉपुलेशन मीन इज 11 डिवाइडेड बाय सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ एन। तो यहां से टी की क्या वैल्यू आई? 1.2.82। अच्छा, अब इज नॉट इक्वल टू की फॉर्म में था, तो हम लोग जाकर टेस्ट स्टैटिस्टिक अप्लाई करेंगे, लेकिन टी टेबल टू टेल। अब ये जो रिस्क लेवल है ना 1%, ये वन टेल नहीं है, टू टेल में। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? अगर 10 का सैंपल साइज हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 9। 9 कौन सी? क्या? 6.32। पहले क्या चर्च पी के बैठे हुए होते? मुझे बता दिया करो, मैं खुद से कैलकुलेट कर दिया करूंगा। नहीं हो सकता, मुझे बता दिया करो, मैं इधर खुद से कैलकुलेट कर। टी टेबल में वैल्यू देखें, डिग्री ऑफ फ्रीडम 9, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखना, लेकिन वो टू टेल में जाकर देखना, टू टेल के सामने 1%। तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है? 3। तो क्रिटिकल वैल्यू 3.6 है, और मेरे पास आ रही है 6.32। तो हम लोगों ने जाकर रिजेक्ट कर देंगे। ओके। हाँ जी, अगर सैंपल साइज 12 का हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? ठीक है, फिर भी तो आगे चला गया ना। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का नहीं पता? नहीं पता? तो बताओ ना भाई, 12 में से मान माइनस के 11 बोलो। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस? अब देखिए, कहते हैं एस्टैब्लिश द हाइपोथेसिस एंड इट्स ऑल्टरनेटिव। ये पहला स्टेप बिल्कुल सही है, यही फर्स्ट नंबर पर आएगा। आइडेंटिफाई एन अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं ऐसा नहीं है, इसके बाद आएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सेट क्रिटिकल वैल्यू, कंपेयर द टेस्ट स्टैटिस्टिक विद क्रिटिकल वैल्यू एंड एक्सेप्ट। और ये तो बिल्कुल लास्ट का स्टेप ही होगा, फिफ्थ नंबर पर। अच्छा, आइडेंटिफाई एन अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेट द क्रिटिकल वैल्यू, कंप्यूट द टेस्ट स्टैटिस्टिक। यही सही सीक्वेंस है, 1 2 3 4 एंड 5, यही सेम सीक्वेंस है। देखो ये वाले तो हो नहीं सकते ना 1 एंड 5 में से। अब से यहाँ पे 4 आ रहा है, कंप्यूटर तो पहले भाई टेस्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं, ऑप्शन ए सही है। ये बिल्कुल सेम सीक्वेंस, सही सीक्वेंस के साथ बना हुआ है। The hypothesis which we want to test is called the null hypothesis and is denoted by H naught. In which of the following cases is the level of significance divided into two tails equally?
अच्छा देखो भाई, डिवाइड उस टाइम पर होता है जब हमारे पास टू टेल रिजेक्शन रीजन हो, तब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट डिवाइड होगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होता। तो देखो, मैन्युफैक्चरर क्लेम दैट हिज प्रोडक्शन लॉस फ्रॉम मोर देन 24, तो मोर देन के लिए तो अल्फा रहेगा, डिवाइड बाय 2 नहीं होगा। A milk bottling plant is expected to fill 250 milliliter of liquidation in one bottle, तो ये इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू की फॉर्म में जा रहा है, ये बात सही है। But if facts is production are less than 5%, तो लेस देन की वजह से भी ये वन टेल आएगा और डिवाइड बाय 2 नहीं होगा। फिर कहते हैं स्कूल क्लेम दैट देयर पासिंग, हाँ ये भी इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल, अच्छा 50% और मोर, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन, तो ये भी वन टेल रहेगा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, जिसमें सिग्निफिकेंस लेवल 2 से डिवाइड। इसी तरह आप लोगों का चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हुआ, और मजीद प्रैक्टिस वगैरह आप लोगों ने कर लेनी है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।